वेलकम बैक जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करूंगा आपसे 29 मई से लेकर 4 जून के करंट अफेयर की, यानी कि वन वीकली करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं हर संडे। आपको पता होगा अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। पिछले मई महीने की मैंने सारी कवर कराई थी, ठीक है। और अभी जो है जून लग चुका है, तो पिछले की जो बची और अब की वो हम कवर करने वाले हैं, यानी कि टोटल हम वन वीक का इसमें कवर करेंगे। क्लियर है? तो टॉप 10 न्यूज को हम कवर करते हैं, आज भी वही करेंगे, है ना। और सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्लियर है? बाकी आप अपनी नॉलेज को अच्छा बढ़ाने के लिए देख रहे हैं तो भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं थोड़ा सा पीछे का जो वॉइस आपको, अगर आपका वॉइस आ रहा है तो प्लीज उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि काफी कोशिश करी लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है, तो प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की अब मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस बार का वीक का सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि अहमदनगर जो है उस जिले का नाम अहल्या बाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अहमदनगर का जो जिले का नाम है वो अहल्या बाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा, ये बताया गया है। क्लियर है? महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, क्योंकि इसे अब एक नए नाम से पुकारा जाएगा, जो कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर जाना जाएगा, ठीक है ना। मनकोंजी शिंदे की पुत्री थी ये आलिया बाई होलकर, ठीक है। और एक महान हस्ती है जो अपने क्या करते हैं, जो अपने अदम्य साहस और असाधारण नेतृत्व के लिए जानी जाती है। क्लियर है ना? तो ऐसों के नाम पर रखा जा रहा है, काफी अच्छी बात है, जिससे आने वाली पीढ़ी को हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। आने वाली पीढ़ी जो है काफी समझेगी क्या है और क्या नहीं है। इनको जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा है और इनके योगदान के लिए इतिहास में एक अमिट छापा छोड़ी हुई है, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने इतिहास में इसी ऐसा कर रखा है, काफी जानी मानी, आपने पढ़ा होगा हालिया बाई होलकर के बारे में, ठीक है ना। तो एक ये जो थी मनकोंजी शिंदे जो थी उनकी पुत्री थी, ठीक है ना। और इनकी अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको काफी प्रेरणा उससे मिलेगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा अहमदनगर का जिले का नाम अब आलिया बाई के नाम से जाना जाएगा आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएई कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से अलग हुआ है, ठीक है। यूएई ने क्या करा है, ये अभी जो है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से अलग हो गया है। क्या है मामला, चलिए समझते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में महत्वपूर्ण खाड़ी जल क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदारी समुद्री गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व वाले कंबाइंड जो मैरीटाइम फोर्सेस थे उससे हटकर सुर्खियां बटोरी हैं अभी, ठीक है। यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आया है। यूएई के इरादे और संभावित परिणामों के बारे में सवाल खड़ा करता है कि आखिर में ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने आधिकारिक तौर पर 2 महीने पहले सीएमएफ यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से अपनी वापसी की घोषणा कर दी थी, जिसमें विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कई विशेष कारण नहीं बताए गए थे कि आखिर में ये इसे क्यों छोड़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक। दूसरी चीज, ये 2001 में इसे स्थापित किया गया था सीएमएफ को, और इसमें 38 भागीदारी राष्ट्र शामिल थे। यह खाड़ी के जो है जल क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, जो कि वैश्विक तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आपको इसमें याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए, खाड़ी के जो जल क्षेत्र होते हैं, खाड़ी का जो जल क्षेत्र होता है, इसमें आमतौर पर फारस की खाड़ी में ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला देखी गई है, ठीक है ना, जिनमें तनाव बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलता है। ईरान के द्वारा भी जो है 2 टैंकरों की जब्ती और इजराइल के स्वामित्व वाले टैंकर पर ड्रोन हमला सहित टैंकरों पर जब्ती और हमले के ने क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिरता के बारे में चिंता बढ़ा रही थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ये अमेरिका की एक नेतृत्व वाली जो है फोर्सेस है, इसीलिए भी इसको छोड़ रहे हैं, ये भी मैं कह सकता हूं। क्लियर? चलिए आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा डिजिटल जो है कुंभ संग्रहालय का निर्माण। अब ये क्या है भैया, डिजिटल कुंभ संग्रहालय क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, प्रस्तावित डिजिटल कुंभ संग्रहालय पर करीब करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान बताया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग ने, जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग है, उसने डिजिटल कुंभ संग्रहालय नाम का एक उल्लेखनीय परियोजना का निर्माण करने का प्रस्ताव सामने रखा है सरकार के। इस संग्रहालय का जो उद्देश्य बताया गया है वो प्रसिद्ध कुंभ मेले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व में अदृश्य प्रदान करना है, ठीक है ना। यानी कि एक आधुनिक और गहन अनुभव प्रदान करना है इसका उद्देश्य, ठीक है ना।
अब इसमें जो खर्चा बताया गया है वो 60 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। कुंभ मेले की भव्यता का अनुभव करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक मनोरम आकर्षण का काम करेगा। यह संग्रहालय राज्य और देशों दोनों को संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करेगा। डिजिटली कुंभ संग्रहालय अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगा, जिसमें हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम शामिल है। इसी के अतिरिक्त इसमें ऑडियो वीडियो जो है कमरे होंगे, जो कि आगंतुकों के लिए एक मनोरम और तल्लीन करने वाले अनुभव सुनिश्चित करेंगे। संग्रहालय में विभिन्न दीर्घाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को समर्पित होंगे। यानी कि वो सारी सुविधा मिलेगी जो एक होनी चाहिए, जैसे एयर कंडीशन हो गया, हीटिंग कमरा हो गया, वो सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। यही है डिजिटली कुंभ संग्रहालय। लेकिन इसमें खर्चा बहुत है, 60 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। आगे समझते हैं। आगे देखिए, भारत ने बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की है। यानी कहने का मतलब क्या है भैया, मुझे नौकरी चाहिए, मतलब सबको मिल रही है क्या? अभी देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भी जारी आंकड़े हुए, जिसके अनुसार 2023 की पहली तिमाही में भारत की शहरी बेरोजगारी दर 6.8% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछली तिमाही के 7.2% की दर से महत्वपूर्ण कमी है। आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित है, जो कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के संदर्भ में बेरोजगारी को मापता है। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि भारत में पिछले साल के मुकाबले इस साल के अंदर भारत में गिरावट आई है, यानी कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये कहते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। 2023 की पहली तिमाही में पुरुषों में बेरोजगारी दर 6% रही, जबकि महिलाओं के लिए यह 9.2% की थी। पिछली तिमाही की तुलना में मामूली सुधार का संकेत देता है। ठीक है, जहां पुरुषों के लिए दर 6.5% और महिलाओं के लिए 9.6%। यानी कि आप समझ रहे हो, यहां पर एक बात का अगर मैं पुष्टिकरण करने बैठूं तो मेरे को यह देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है भारत में पुरुषों को तो नौकरी मिल रही है, लेकिन महिलाओं को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर ये आंकड़े ठीक है, ये तो ठीक है भैया, जब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने द्वारा जारी करे गए आंकड़े तो कुछ भी जारी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, आप खुद सोचो, क्या आपको लगता है पुरुष के मुकाबले महिलाओं को नौकरी कम मिल रही होगी? आप खुद सोचो, अगर आप व्यापार में क्या कहते हैं, आप बेरोजगार हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों बेरोजगार है आप कहीं ना कहीं कारण कहाँ बताओगे? महिलाओं को बताओगे, है ना? और ये सच भी है, जहां आपको 15 से 20 हजार रुपए आप लोगे, वही लड़कियां जो होती हैं वो 8 से 10 हजार रुपए में मान जाती हैं और नौकरी करने लग जाती हैं। ठीक है, तो मेरे को कहीं ना कहीं इस डाटा में कहीं ना कहीं डाउट तो जरूर है। ठीक है, लेकिन हमें जो यहाँ पर हमारा एग्जाम में आएगा उसके मुकाबले यहाँ पर हमको चलना है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज और थी, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्र में श्रम जनसंख्या अनुपात जिसमें बताया गया था, WPR जिसे बोला जाता है, उसमें मामूली सुधार हुआ है, ये बताया गया था। ठीक है, 2023 में 45.2% पर पहुंच गया था, जबकि पिछली तिमाही में वो 44.7% था। ठीक है, WPR याद रखिएगा, श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसको बोला जाता है। आगे बात करते हैं, साबांगा बंदरगाह पर मिलकर काम करेगा भारत और इंडोनेशिया। अभी ये बात निकलकर सामने आई थी। ठीक है, देखिए, यह सहयोग दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक मूल्य रखता है। इसका उद्देश्य समुद्री संपर्क को बढ़ाना और हिंद महासागर में भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करना है। ठीक है ना? अब ये बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति भारत को मलक्का जल डमरू मध्यम तक आसान पहुंच प्रदान करती है। एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह जो एक बड़ा हिस्से की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है ना, व्यापार की मतलब वैश्विक व्यापार की एक बड़ी हिस्से की सुविधा को यह प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार का साबंगा बंदरगाह का विकास में भारत के आर्थिक और सैन्य हितों के लिए अपार संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये काफी भारत के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे बात करूं, 124 देशों की जन्म दर में गिरावट देखी गई है अभी। ठीक है, 124 देशों की जन्म दर में गिरावट, इसका मतलब क्या है? औद्योगिक क्रांति के बाद लगभग 250 सालों में दुनिया की आबादी का साथ संपन्नता बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है ना, उससे लेकिन अभी स्थिति तेजी से बदल रही है। इस सदी के अंत से पहले धरती पर पहली बार लोगों की संख्या कम हो सकती है।
कहा जा रहा है कि संख्या कम हो सकती है, ऐसे मौतों को बढ़ने के कारण नहीं बल्कि जन्म दर में गिरावट से होगा। मतलब एक कारण होता है कि जन्म दर इसलिए घटती है क्योंकि जो कि जन्म दर इसलिए घट जाती है क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब जैसे चाइना की जन्म दर घटने का कारण क्या है, वहां की नीति है, ठीक है ना, वहां पर जो है 1-2 बच्चे से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। भारत में बढ़ने का कारण क्या है, आप कितनी भी करो, कोई कहता है किसी की देन है, कोई कहता है किसी की देन है, तो आप भारत में कितना भी करो कोई दिक्कत नहीं, भारत इसीलिए बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा घट रहा है। अब यहाँ मौत का कारण नहीं है बल्कि बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं लोग, ये कारण है, ठीक है, समझिए। 2010 में 98 देशों में फर्टिलिटी रेट जो था वो 2.1 से नीचे था। 2021 में यह संख्या बढ़कर 124 हो गई थी। 2030 में इसके 136 होने की संभावना है। चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको सहित 15 बड़ी अर्थव्यवस्था में जन्म दर 2.1 से नीचे है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत में भी रोक है, ये कह सकता हूं मैं, और आने वाले समय में तो रोक होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या मतलब नीचे जाना संभव हो जाएगा, ठीक है। देखिए दैनिक भास्कर की ये न्यूज है, इसमें क्या कहा गया, मृत्यु दर और जन्म दर के बीच का आकलन निकाला गया है। यहाँ पर जन्म दर जो है आपको ब्लू बॉक्स में दिखेगा और मृत्यु दर रेड बॉक्स में देख सकते हैं। 1950 में जन्म दर काफी था, ठीक है ना, और जो था यहाँ पर ये जन्म दर है, ठीक है, काफी था 37.91, लेकिन मृत्यु दर जो थी वो कितनी थी, 19, ठीक है। उसके बाद ये आंकड़ा देख सकते हैं आप कैसे नीचे की तरफ ये ग्राफ जा रहा है। 2020 तक में जो है क्या कहते हैं 7.60 रह गया है, जबकि 17.96 है क्या, जन्म दर कम है काफी, ठीक है। तो ठीक भी है और आबादी काफी बढ़ती भी जा रही है इसके मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा आपसे। बाइडेन का वादा है नाटो में जल्दी शामिल हो जाएगा स्वीडन भी। अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले फिनलैंड इसमें शामिल हुआ था, फिनलैंड के बाद अब स्वीडन भी जल्दी ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो में शामिल होने वाला है। कोलोराडो में यूएसए एयरफोर्स एकेडमी को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा करी थी कि भैया हम इसको शामिल करेंगे। इससे पहले 4 अप्रैल को फिनलैंड नाटो का मेंबर बन गया था, मिलिट्री अलायंस में शामिल होने वाला 31वां देश था। रूस ने इस फैसले का विरोध किया था, कोई असर देखने को नहीं मिला, फिनलैंड शामिल हो गया, अब स्वीडन शामिल होने वाला है, ठीक है। देखिए नाटो को काफी बार मैं समझा चुका हूं, वीडियो में भी समझाता रहता हूं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो की स्थापना 1949 में करी गई थी। स्थापना करने का उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव के मुकाबला करना था, इसीलिए रूस रशिया चिढ़ता रहता है। 1949 में जब नाटो बना तो इसके अमेरिका समेत 12 संस्थापक देश सदस्य थे। इसका माई बाप नाटो का जो है अमेरिका ही है, ये समझिए। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसके अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत 30 सदस्य हैं। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई देश हमला करेगा तो इसकी सदस्य देश उसके जवाब देते हैं। हमें तो देखने को नहीं मिला ऐसा। यूक्रेन चाहता है नाटो का सदस्य बनना, रूस कर रहा है इसका विरोध, यही था कहीं ना कहीं कारण भड़कने का, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में नाटो और अमेरिकी सेनाएं हैं। कैसे, देखो अभी मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यूक्रेन वाला इलाका है, ये रशियन वाला इलाका है, ये जो है पूरा ये रशियन वाला इलाका है, ठीक है। लताविया 1650 नाटो सैनिक है यहाँ पर। एस्टोनिया में 1150 नाटो सैनिक है। लिथुआनिया में 1100 से लेकर 500 है। पोलैंड में 1060 से लेकर 540 5400 है, ठीक है। ये पोलैंड पड़ता है। रोमानिया, बुल्गारिया, क्रीमिया, बेलारूस, यूक्रेन, यहां सब में कहीं ना कहीं यहाँ की नाटो की सेना बैठी हुई है, ठीक है। ये आपको याद रखना, रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में नाटो और अमेरिकी सेनाएं बिछी है, इसीलिए जो है हमेशा रशिया को डर रहता है भैया कहीं कब्जा ना हो जाए किसी दिन, ठीक है। तो इसीलिए वो हमेशा विरोध करता रहता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करूं मैं आपसे, अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के क्रस्ट तक 32,808 फीट खुदाई कर रहा है चीन। कल ही इसके ऊपर वीडियो कराई थी, आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आपने उस वीडियो में, ठीक है। तो अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज उसे देखिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने और अच्छे से समझाया है। बाकी हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो यहाँ समझ लीजिए, बाकी देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। सीजियांग क्षेत्र के तारिम
ऑयल फील्ड के आसपास ये गड्ढा किया जा रहा है चाइना के द्वारा। यह क्षेत्र तेल समृद्ध है। चीन इसे रिसर्च प्रोजेक्ट बता रहा है। 457 दिन में समय पूरा कर सकता है बताया जा रहा है। इसके पहले रूस ने भी 1989 में पृथ्वी के क्रस्ट तक 40,230 फीट का गहरा गड्ढा किया था। उसके बाद रोक दिया इसको क्योंकि मशीनें गल गई थी। 20 साल का समय लगा था। इससे कोला सुपर डीप बोर होल नाम दिया गया था। ठीक है। चीन मीडिया के मुताबिक ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। 2021 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साइंटिस्ट से पृथ्वी के अंदर मौजूद चीजों की खोज की बात कही थी। चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट खनिज और ऊर्जा संसाधनों को खोजने में मदद कर सकते हैं। तो इन्होंने इसे एक प्रोजेक्ट का नाम दिया है कि भैया हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके तहत हम ये सब कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया गया है। ठीक है। 32,808 फीट का गड्ढा कर चुके हैं। इससे पहले रशिया ने करा था 1989 में, जिसने 40,230 फीट का गड्ढा किया था 20 साल में। ठीक है। ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकता है, ये पक्की बात है। क्योंकि देखिए इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि गर्म पड़ी है धरती, अभी भी नीचे से गर्म है, समझ रहे हो, इसीलिए तो मशीनें जाएंगी तो कहीं ना कहीं घुल जाएंगी। इसके ऊपर आपको सर के द्वारा वीडियो दी गई थी, शॉर्ट, अगर नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा। रूस का दावा है आईफोन से जासूसी कर रहा है अमेरिका। ठीक है। रूस ने दावा किया कि अमेरिका उसकी जासूसी के लिए आईफोन को हैक कर रहा है। रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जो एफएसबी है, ठीक है, जो कि एफएसबी और एक केजीबी है, वो दोनों की प्रमुख है रशिया की। तो इनके मुताबिक इनफोर्स में अमेरिकी सर्विलेंस सिस्टम को पर्दाफाश किया गया है। एफएसबी ने कहा है अमेरिका हैकर्स ने जासूसी अभियान में इजराइल, सीरिया, चीन और नाटो सदस्य डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया है। इसके अलावा कई स्थानीय रूस लोग सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों में काम कर रहे हैं। डिप्लोमेट्स के फोन भी हैक किए गए हैं। एफएसबी ने कहा है अमेरिका की स्पेशल सर्विस इस खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। रूस की एजेंसी ने भी यह दावा किया है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और एप्पल कंपनी के बीच करीबी सहयोग है। लेकिन एप्पल का भी यहां पर जवाब आया था। एप्पल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब जो इनका ये रूस की जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है, इसे ये एक प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है रशिया की। सोवियत संघ के केजीबी की मुख्य उत्तराधिकारी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1995 में बोरिस ने करी थी, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करूं मैं आपसे। लास्ट है आज का। साउथ ईस्ट एशिया में फिर पनपा ड्रग माफिया। क्या है ये मामला, समझिए। एशिया में सिंथेटिक ड्रग्स का काला कारोबार फिर से पनपा गया है। कई देशों के प्रवर्तन एजेंसियों ने ड्रग माफिया पर सख्ती की है। इसके कारण संगठित ड्रग माफिया ने कार्रवाई से बचने के लिए तस्करी का नए रास्ते अपना लिए हैं। यह जानकारी ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की जारी अध्यक्ष रिपोर्ट में सामने आया था। ठीक है। रिपोर्ट के मुख्य जेरिम है, उन्होंने कहा है कि कोरोना के बाद बदलते हालात में तस्करों ने खुद का मार्ग बदल दिया है। दशकों का जो है आधिकारिक क्षेत्रीय मैथ का उत्पादन गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार आ जाता है, लाओसा आता है, ठीक है, अंडमान निकोबार आ जाता है, अंडमान सागर आता है, थाईलैंड भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, इसके जंगलों में ये ड्रग्स हो रहा है, मतलब होता है यहाँ पर ऐसा काम, ये बताया गया है। ये वो क्षेत्र हैं जहां थाईलैंड, लाओसा, म्यांमार की सीमाएं मिलती हैं। यहाँ के अपराध समूह तेजी से पश्चिमी समुद्री मार्ग की ओर रुख कर रहे हैं, ये इन्होंने बताया है। ठीक है। तो ये थे गाइस टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप आप समझे होंगे वीकली करंट अफेयर को कि ये क्या थी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ छूटा हो, कोई क्वेश्चन आपको लगा हो मैंने नहीं कराया, वो इंपॉर्टेंट था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, आंसर मिलेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।